आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल ही नए एनिमे के बारे में जिसका नाम है काइजू नंबर 8। शुरू करते हैं पहले एपिसोड से। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि योकोहामा सिटी पर कुछ लोग नजर रखे होते हैं, जिस सिटी पर अगर कोई हमला होता है तो लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। तभी हम देखते हैं कि समुद्र के रास्ते से एक बड़ा सा राक्षस सिटी में घुस जाता है और आसपास की सभी चीजें तबाह करने लग जाता है। उस राक्षस को रोकने के लिए बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स वहां पर आ जाते हैं और राक्षस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे राक्षस पर कोई भी असर नहीं होता। न्यूज टीवी पर यह पूरा इंसिडेंट लाइव चल रहा होता है। इसे गवर्नमेंट के लोग और आम जनता भी देख रही होती है। हमें आगे पता चलता है कि ऐसे राक्षसों को रोकने के लिए एक अलग से फोर्स बनाई जाती है, जिसमें कई सारे डिविजन्स होते हैं। जो हेलीकॉप्टर से राक्षसों को रोकने के लिए आए हुए होते हैं वो 3rd डिवीजन से होते हैं। धीरे धीरे करके हेलीकॉप्टर से सारे सोल्जर्स उतरने लगते हैं और बड़ी ही तेजी के साथ राक्षस पर लेजर से हमला करते हैं। जैसे ही राक्षस का ध्यान लेजर के हमलों में चला जाता है, एक लेडी सोल्जर लेजर मिसाइल से राक्षस की चेस्ट पर हमला करती है, जिससे राक्षस की चेस्ट में होल हो जाता है और राक्षस का दी एंड हो जाता है। इसके बाद राक्षस की बॉडी को शहर से हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं और राक्षस की बॉडी को हटाने का काम शुरू कर दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि ऐसे राक्षसों को काइजू कहा जाता है। शहर के सभी लोग और न्यूज रिपोर्टर डिवीजन 3 के सोल्जर्स की तारीफ कर रहे होते हैं कि उन्होंने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए काइजू को मार गिराया। जैसे लेडी सोल्जर ने काइजू पर लेजर मिसाइल से हमला किया था, वो डिवीजन 3 की लीडर आशिरो होती है। इसके बाद हम क्लीनिंग स्टाफ पर शिफ्ट हो जाते हैं। हमें एक क्लीनिंग वर्कर का नाम काफका हिविनो बताया जाता है। काइजू के मरने के बाद ये लोग थोड़ा थोड़ा करके काइजू की बॉडी को काट काट कर शहर से दूर ले जाते हैं। कोई भी इनकी तारीफ नहीं करता। उसके बाद भी ये लोग अपना काम पूरी तरीके से करते हैं, जिससे शहर के लोगों को कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। आगे हम देखते हैं कि जब क्लीनिंग स्टाफ अपना काम कर रहा होता है तब वहां पर एक ड्रोन आ जाता है। ये ड्रोन इजुमु टेक नाम की एक कंपनी का होता है, जो काफका से काइजू का बॉडी सैंपल मांगता है। काफका भी ड्रोन को काइजू का थोड़ा सा मीट काट कर दे देता है। इसके अलावा वहां पर काइजू के कटे हुए टुकड़ों को ले जाने का काम चल रहा होता है। एक वर्कर एक मीट के टुकड़े को बाहर निकाल रहा होता है। काफका चिल्लाकर उस वर्कर को मना करता है, पर तब तक उस टुकड़े में तेज धमाका हो जाता है। इस धमाके से एसिड टाइप की कुछ चीज निकलती है जो वर्कर के घुटने पर लग जाती है। काफका तेजी से आकर उस वर्कर के घुटने पर एक दवाई डाल देता है। काफका उस वर्कर से कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। काफका सोचता है, जब भी 3rd डिवीजन किसी काइजू को मारती है तो चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। हमें इतने बड़े काइजू को हटाने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते में हम ये कैसे कर पाएंगे? आगे काफका को काइजू की पॉटी वाले हिस्से पर काम करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इतनी ज्यादा गंदगी होती है कि काफका की हालत खराब हो जाती है। अगली सीन में काफका काम खत्म करके अपने घर पहुंच जाता है। काफका बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है, पर उसे अभी भी काइजू की पॉटी की स्मेल आ रही होती है। आगे टीवी न्यूज में बताया जाता है कि कैसे 3rd डिवीजन ने और उनकी लीडर आशिरो ने काइजू को हरा दिया। हमें पता चलता है कि आशिरो केवल 27 साल की है और उसने अभी तक बहुत सारे काइजू को मार गिराया है। आशिरा को देखकर काफका अपने बचपन को याद करता है। हमें पता चलता है कि आशिरो और काफका दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और दोनों ने ही बचपन में काइजू से लड़ने के लिए एक दूसरे से प्रॉमिस किया होता है। काफका सोचता है, पता नहीं मेरे साथ चीजें कब इतनी अलग हो गई। इसके बाद काफका मन हल्का करने के लिए खुद से कहता है, नहीं, सफाई करना भी एक बहुत ही ज्यादा अहम काम है, इसके बिना हमारा शहर नहीं चल सकता। इसी वजह से मुझे एक अच्छा घर मिला है और खाने को भी मिलता है। हम देखते हैं कि काफका का घर बहुत ही ज्यादा गंदा होता है और सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा होता है। अगली सुबह काफका फिर से काम पर पहुंच जाता है। काफका को पता चलता है कि एक और नया लड़का क्लीनिंग स्टाफ को ज्वाइन करता है। इस लड़के का नाम लेनो इचिकावा होता है। इचिकावा भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है और उसके लिए तैयारी कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि काफका ने भी डिफेंस फोर्स की तैयारी की थी
पर वो कभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाया। इचिकावा काफ्का से पूछता है, आखिर तुमने गिव अप क्यों कर दिया था? इस पर काफ्का कहता है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, बस शायद मैं यहीं तक पहुंच सकता था। तुम समझ जाओगे जब तुम मेरी एज पर आओगे। काफ्का की बात सुनकर इचिकावा बड़े ही रूड तरीके से कहता है, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे एक दिन मरना क्यों ना पड़ जाए। ऐसा बोलकर इचिकावा वहां से चले जाता है। इचिकावा के जाते ही काफ्का गुस्सा होते हुए खुद से कहता है, क्या मैं ऐसा कुछ बोल सकता था जिससे मुझे कम बुरा लगता? गिव अप करना क्या इतना ज्यादा बुरा है? अगली सीन में हम क्लीनिंग वर्क पर शिफ्ट होते हैं। क्लीनिंग स्टाफ को अलग अलग टीम्स में बांट दिया जाता है जो काइजू के अलग अलग पार्ट्स को ले जाने का काम करती है। काफ्का और इचिकावा दोनों को काइजू की पॉटी वाले हिस्से पर काम करने के लिए कहा जाता है। काफ्का चिढ़ जाता है क्योंकि काफ्का को हमेशा यही काम मिलता है, फिर भी वो बिना शिकायत किए कर देता है। काफ्का का मैनेजर कहता है, काफ्का कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करता। अगर काफ्का ने डिफेंस फोर्स का टेस्ट निकाल लिया होता तो काफ्का डिफेंस फोर्स में काफी अच्छा काम करता। आगे लंच ब्रेक हो जाता है। सभी लोग अपना अपना लंच कर रहे होते हैं। बदबू की वजह से इचिकावा और काफ्का दोनों की हालत खराब होती है, इसीलिए काफ्का इचिकावा की हेल्प करने की कोशिश करता है और उसे विटामिन पिल्स दे देता है और कहता है, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा, और वो नोज बड्स भी दे देता है, जिस पर इचिकावा लेता नहीं है, पर काफ्का जबरदस्ती उसको दे देता है। इसके बाद सभी लोग फिर से काम पर लग जाते हैं। सभी लोग शाम होते ही अपना काम खत्म करके वहां से चले जाते हैं। काफ्का सोचता है कि चलो एक बात तो अच्छी हुई कि काइजू के पॉटी वाले हिस्से का काम खत्म हो चुका है। तभी वहां पर इचिकावा आ जाता है। इचिकावा काफ्का से लंच में उसकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहता है। इचिकावा काफ्का को बताता है कि डिफेंस फोर्स में भर्ती की एज अब बढ़कर 33 साल कर दी गई है। जब तुम गिव अप करने के बारे में बोल रहे थे तब तुम उदास लग रहे थे, तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, वैसे मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। इचिकावा की बात सुनकर काफ्का को भी थोड़ा हौसला मिलता है और वो इचिकावा को शुक्रिया कहता है। दोनों लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक राक्षस जमीन के अंदर से निकलकर इचिकावा के पीछे आ जाता है और उसे खाने ही वाला होता है। काफ्का बिजली की तेजी के साथ इचिकावा के ऊपर उछलता है और उसे बचा लेता है। हमें इस राक्षस का नाम योजू बताया जाता है। काफ्का इचिकावा को वहां से भागने के लिए कहता है, पर इचिकावा मना कर देता है। काफ्का इचिकावा से कहता है, 2 लोगों के मरने से बेहतर है कि केवल एक ही लोग मारा जाए, और वैसे भी तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है, तुम यहाँ पर अपनी जान क्यों देना चाहते हो? ये सुनकर इचिकावा वहां से भागने लग जाता है। काफ्का योजू को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। काफ्का अपनी पूरी स्पीड के साथ योजू से बचने के लिए भाग रहा होता है और योजू भी काफ्का का पीछा करने लगता है। काफ्का को भागते हुए एक बिल्डिंग दिखती है और काफ्का योजू से बाल बाल बचते हुए उसके अंदर घुस जाता है, पर काफ्का देखता है कि बिल्डिंग के दूसरी तरफ कांच लगा हुआ है। काफ्का भागते हुए बिल्डिंग की दूसरी तरफ कांच को तोड़ता हुआ कूद जाता है। इसके बाद हमें काफ्का का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। काफ्का और आशिरो दोनों एक पहाड़ी पर बैठे हुए होते हैं। दोनों के स्कूल और घर काइजू ने तबाह कर दिए होते हैं और साथ ही में आशिरो की 2 में से एक कैड मिको को भी मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों लोग काइजू से लड़ने के लिए डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने का फैसला करते हैं और कहते हैं, देखते हैं हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा कूल ऑफिसर बनेगा। आगे हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। काफ्का बिल्डिंग से छलांग लगाकर निकल जाता है, पर योजू भी फिर से काफ्का के पीछे आ जाता है। काफ्का एक डंडे से योजू के पैर पर हमला करने की सोचता है, पर योजू काफ्का पर पंजे से हमला कर देता है, जिससे काफ्का घायल हो जाता है। काफ्का सोचता है, आखिर ये सब कैसे हो गया? मुझे तो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी थी। आगे योजू काफ्का पर हमला करता है, पर योजू 2 बड़े पत्थरों के बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से काफ्का का केवल पैर ही चोटिल हो पाता है और उसकी वजह से काफ्का भाग भी नहीं पाता। आगे योजू काफ्का को बस खाने ही वाला होता है, पर तभी वहां पर इचिकावा आ जाता है और योजू के मुंह पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से योजू थोड़ा घायल हो जाता है। इचिकावा काफ्का से कहता है, मैंने डिफेंस फोर्स को बता दिया है, वो लोग आते ही होंगे। काफ्का इचिकावा से कहता है, पर तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो?
इस पर इशिकावा कहता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ देता तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने लायक नहीं बन पाता। इशिकावा की बात सुनते ही काफका को अपना पास्ट याद आ जाता है, जब वो डिफेंस फोर्स के टेस्ट में फेल हो जाता है। काफका सोचता है, मैं आज भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। मैं अपने गेम कंसोल को और अपनी दोस्त की कैट को नहीं बचा पाया था और आज मैं अपने काउ वर्कर को नहीं बचा पा रहा हूँ। ये सोचकर काफका जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी व्हाइट कैट आकर योजू पर हमला कर देती है और पलक झपकते ही योजू को मार देती है। आशिरा अपने साथियों से इचिकावा और काफका का ध्यान रखने के लिए कहती है और खुद उस एरिया में बाकी योजू की तलाश में निकल जाती है। आशिरो को वहां देखकर काफका बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद अगला सीन हॉस्पिटल का होता है। काफका हॉस्पिटल के बेड पर पड़े पड़े आशिरा और उसके कैट के बारे में सोच रहा होता है। मीना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है और उसने मुझे भी पीछे छोड़ दिया है। हम देखते हैं कि काफका के साइड वाले बेड पर इचिकावा होता है। इचिकावा काफका से कहता है, अगर तुमने योजू से मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज मैं मर चुका होता। तुम उस समय बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे थे, तुम्हें डिफेंस फोर्स जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। इचिकावा की बात सुनकर काफका को आशिरो के साथ अपना प्रॉमिस याद आ जाता है। काफका खुद से कहता है, मैं हर समय चीजों से नहीं भाग सकता हूँ। इसके बाद काफका इचिकावा को शुक्रिया कहता है और एक बार फिर से डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के एग्जाम देने का फैसला करता है। काफका ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहां पर एक उड़ने वाला राक्षस आ जाता है। काफका को देखकर वो राक्षस कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। ऐसा बोलकर वो राक्षस काफका के अंदर घुस जाता है, जिससे काफका दर्द की वजह से तड़पने लग जाता है। काफका को ऐसे देखकर इचिकावा काफका के पास चला जाता है। हम देखते हैं कि काफका एकदम से ही चेंज हो चुका होता है और वो खुद एक इंसानी दानव में बदल चुका होता है। काफका को ऐसा देखकर इचिकावा बहुत ज्यादा डर जाता है, पर काफका इचिकावा को समझाता है कि ये मैं ही हूँ। इचिकावा के अलावा एक और इंसान काफका का दानव रूप देख लेता है और वो डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है, जिसको देखकर इचिकावा और काफका भागने का फैसला करते हैं। एपिसोड के एंड में हमें आशिरो और काफका का बचपन दिखाया जाता है। दोनों लोग काइजू से लड़ने की टेक्निक के बारे में पढ़ रहे होते हैं। काफका कहता है, काइजू से लड़ने के लिए हमें सबसे पहले उनके पैरों पर हमला करना चाहिए, जिससे हम उन्हें बांध सकें और वो भाग ना पाए। काफका की बात सुनकर आशिरो कहती है, जब भी मैं काइजू से लड़ने के बारे में सोचती हूँ, जो कि हमेशा ही बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, तो मैं डर जाती हूँ। इस पर काफका कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम देखते हैं कि आशिरो नहाते समय अपने बचपन को याद कर रही होती है। तभी उसका फोन आ जाता है। आशिरो को फोन पर एक और काइजू के बारे में बताया जाता है, जिसे लोगों ने हॉस्पिटल में देखा था। ये काइजू काफका ही होता है। आशिरो फोन पर उस काइजू को मारने के लिए अपनी टीम को रेडी करने के लिए कहती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको काइजू नंबर 8 का पहला एपिसोड कैसा लगा, कमेंट जरूर करिए, हमें अच्छा लगता है।